जी प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं पता है ना? जहाँ जो हम डंडी लगाते हैं, कौमे लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। जब हमको कोई भी वाक्य बोलते समय बीच में रुकना पड़ता है या ठहरना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए फिर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसको ही विराम चिन्ह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कौमे हो गए, डंडी होगी, प्रश्नवाचक हो गए, है ना। और तो उनको हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के उदाहरण, मोहन पढ़ रहा है। तो ताजमहल किसने बनाया? मोहन पढ़ रहा है, ये पूरा वाक्य बन गया है, तो इसके आगे हमने डंडी लगा दी। ताजमहल किसने बनवाया? तो यहाँ पर क्या आ गया? प्रश्न आ गया कि किसने बनाया। श्याम आया है, श्याम आया है, ऐसे हम बोलेंगे तो क्या हो जाए? विस्मित चिन्ह हो जाएगा, वो हमको आश्चर्य हो जाएगा। श्याम आया है, तो ये हो गया विस्मित चिन्ह। विस्मित चिन्ह में क्या होता है? एक डंडी लगी होती है, इसके नीचे एक छोटा सा बिंदु लगा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विस्मित चिन्ह। विराम चिन्ह का प्रयोग, यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाता है और फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। मतलब कि जो वाक्य है उसका अर्थ ही बदल जाता है। अब यहाँ उदाहरण दिए है, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, तो अगर ये तो एक वाक्य हो गया। अगर हम इसको क्या करेंगे? रोको के बाद कॉमा लगा देंगे, मत जाने दो, तो उसका क्या होगा? रोको मत जाने दो, मतलब कि उसको जाने दो, रोको मत। यहाँ क्या होगा? रोको मत जाने दो, तो अगर हम कॉमा लगा देंगे तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा? कि उसको रोक लो, जाने मत दो। पहले वाक्य में क्या था? रोको मत जाने दो, उसको रोको नहीं जाने दो। और ये क्या कह रहे हैं? उसको रोको, जाने मत दो। यहाँ पर क्या हो गया? कॉमा लगाने से क्या हो गया? उसका अर्थ बदल गया। रोको मत जाने दो, और यहाँ पर जाने को दो की बात हो रही है। जाने दो की बात हो रही है, रोको मत जाने दो, तो क्या हो जाता है? अगर हम कॉमा लगा देते हैं तो किसी भी वाक्य का जो क्या होता है अर्थ होता है वो बदल जाता है। ऊपर उदाहरण में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द है, शब्द वही है, लेकिन क्या है कि उसमें क्या लगा दिया हमने? विराम चिन्ह लगा दिए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि तीनों वाक्यों का अर्थ बदल रहा है। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है। रोको, रोको के बाद कॉमा लगा दिया, उसका मतलब हो गया कि उसको रोक लो, जाने मत दो। तीसरे वाक्य में क्या है? रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को ना रोककर जाने के लिए कहा गया है। तो वाक्य वही है, अगर हम उसमें कॉमे लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? उसका अर्थ बदल जाता है। विराम चिन्ह के प्रकार, विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प विराम, मतलब के कॉमा। अर्धविराम, अर्धविराम में क्या है? कॉमे के साथ में ऊपर एक बिंदु लगा होता है, इसको क्या कहते हैं? अर्धविराम। तीसरा है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब के पूरी तरह से आराम। फिर है उपविराम, उपविराम में क्या होता है? दो बिंदु लगाए जाते हैं, उसका चिन्ह कौन सा है? उसमें ऊपर और नीचे दो बिंदु होते हैं। विस्मयादि बोधक, मतलब कि विस्मित चिन्ह जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, उसमें क्या होता है कि जहाँ पर कोई आश्चर्य हो, कोई दुख की बात हो, तो वहाँ क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक मतलब कि प्रश्नवाचक समझ में आ रहा है? प्रश्न, जहाँ प्रश्न किया जाएगा वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। फिर है कोष्टक, कोष्टक मतलब कि जैसे कि हम दोनों साइड पे ब्रैकेट टाइप बना देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, तो उसको कहते हैं कोष्टक। योजक चिन्ह, योजक होता है जोड़ने वाला। जब हम दो शब्दों को हमें एक साथ लिखना होता है तो हम उसको योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे माता पिता लिखना है तो माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। भाई बहन लिखना होता है तो उसके साथ भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, मतलब कि यहाँ पर
दोनों साइड डबल कॉमे लगाए जाते हैं, डबल कॉमा लगाया जाता है, 2 कॉमे लगाए जाते हैं दोनों साइड किसी भी मतलब के शब्द को लिख करके। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या होता है? ये एक एक गोल बिंदु सा बना होता है, तो उसका मतलब कि जब किसी भी शब्द को छोटा करके लिखना होता है तब लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह, आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह मतलब कि जब हम किसी भी बात को जहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है, उसको हमें आगे और कुछ लिखना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं? आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद है रेखांकन चिन्ह, रेखांकन या रेखांकित, जैसे हमें कहा जाता है ना कि रेखांकित शब्दों का अर्थ बताओ, तो रेखांकित होता, रेखा होती है एक लाइन, तो एक छोटी सी लाइन होती है जिसके नीचे लाइन खींची होती है, उसको हम कहते हैं रेखांकित चिन्ह। तो हम यहाँ से देखेंगे अब अल्प विराम, अल्प विराम क्या होता है? कॉमा, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, जैसे हमको लिखना है राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले राम कॉमा लगा के सीता, फिर लिखेंगे लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। तो मैंने भारत में सबसे पहले पहाड़, उसके बाद कॉमा, झरने कॉमा, नदी फिर कॉमा, खेत के बाद कॉमा, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। दूसरा है अर्धविराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहीं अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर अल्प विराम की जगह थोड़ा सा ज़्यादा देर रुकना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। उदाहरण, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। सूर्योदय हो गया, उसके बाद क्या लगाएंगे? अर्धविराम लगाएंगे। चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। पूर्ण विराम, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जहाँ पर वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। इसके उदाहरण है, राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है। राम या दोस्त मोहन है, राम का दोस्त मोहन है। तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो ये क्या हो गए? वाक्य पूरे हैं। इससे क्या हुआ कि हमने यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। उपविराम, उपविराम, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अलग से दिखाना हो किसी चीज को तो उसको क्या करते हैं? उपविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण क्या है? प्रदूषण एक अभिशाप, प्रदूषण एक अभिशाप, एक वाक्य है। अगर हमें क्या बताना है? प्रदूषण, किसके बारे में बताना है? प्रदूषण के बारे में, तो फिर क्या है? वहाँ पर उपविराम लगाएंगे। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान के साथ फिर वही उपविराम लगाएंगे और उसके आगे लिखेंगे वरदान या अभिशाप। आगे है विस्मयादि बोधक या विस्मित चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में, जब किसी वाक्य में हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अवयव शब्द से पहले किया जाता है। उदाहरण है, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, हाय, मर गया, आह कितना सुहाना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है, या वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने वाला वाक्य होता है, तो उसके अंत में क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। वह क्या लिख रहा है?
तो लास्ट में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ताजमहल किसने बनवाया? ये भी एक प्रश्न है, तो उसके साथ भी लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे है कोष्टक। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। मतलब कि कोई भी वाक्य है उसको ज़्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए भी उसको क्या किया जाता है? कोष्टक में लिखा जाता है, जिससे कि उसका अधिक अर्थ स्पष्ट, अच्छे से अर्थ स्पष्ट हो सके। विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। तो क्रोध में कांपते हुए विश्वामित्र कैसे कह रहे हैं ठहर जा? क्रोध में कांपते हुए। तो क्रोध में कांपते हुए को किस में लिखेंगे हम? कोष्टक चिन्ह में लिखेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो युधिष्ठिर जो है उसको कोष्टक में लिखा गया है। आगे है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। उदाहरण के लिए सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देश के दीवानों ने तन योजक चिन्ह लगा दिया, मन योजक चिन्ह लगा दिया, फिर धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। अवतरण या उदाहरण चिन्ह। अगला है अवतरण या उदाहरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को उसी प्रकार प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो दो कॉमे दोनों साइड लगाए जाते हैं। किसी भी मतलब किसी का भी जो कहा हुआ कथन है, चाहे किसी नेता का कहा हुआ कथन है, चाहे किसी महापुरुष का कहा हुआ कथन है, तो उसको जैसे का वैसे ही लिखना है और जैसा उन्होंने कहा है उसको उसी प्रकार प्रकट करना है। उसके साथ में क्या करने हैं? दोनों साइड दो दो कॉमे लगा दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण है तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। दूसरा जयशंकर प्रसाद ने कहा है जीवन विश्व की संपत्ति है। तीसरा उदाहरण है राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। आगे है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह एक बिंदु के रूप में दिखाया जाता है। जैसे कि किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, संक्षेप मतलब है छोटा, शब्द बड़ा है और प्रसिद्ध शब्द है वो, तो और उसको छोटा करके लिखना है तो उस शब्द का पहला अक्षर लिख देते हैं और उसके आगे शून्य लगा देते हैं, जीरो जैसी लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। तो यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। ये जीरो लगाई जाती है, शून्य लगाया जाता है, क्या होता है? लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर के लिए डॉ लिख के उसके आगे क्या लगा देते हैं? लाघव चिन्ह। तो वो क्या बन गया? डॉक्टर। डॉक्टर का शॉर्ट छोटा करके लिखना उसमें। पंडित के लिए क्या करते हैं? पा लिख के ऊपर बिंदी लगा दिए, साथ में लाघव चिन्ह लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर पंडित लिखा हुआ है। इंजीनियर लिखना है, पूरा ना लिख के हम क्या करेंगे? इंजी लिख के उसके सामने लाघव चिन्ह लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इंजीनियर। जैसे उत्तर प्रदेश लिखना है तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या लिखेंगे? ऊ लिखेंगे, लाघव चिन्ह लगा देंगे, प्र लगा लिख के लाघव चिन्ह लगा देंगे। तो उत्तर पूरा ना लिख के ऊ लिख के लाघव चिन्ह, प्र लिख के लाघव चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? वो उत्तर प्रदेश। आगे है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम किस लिए किया जाता है इसका प्रयोग? सूचक निर्देश आदि देने के लिए। उदाहरण देखो इसकी, आम के निम्न फायदे हैं। निम्न फायदे हैं तो वो फायदे हमने नीचे लिखने हैं, तो मतलब कि उसकी हम क्या सूचक चिन्ह के रूप में उसका प्रयोग करते हैं कि आगे हमने और उसके फायदे बताने हैं कि कौन कौन से फायदे हैं। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं,
तो संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं और सामने हमने क्या लगा देना है, विवरण चिन्ह, और फिर भेदों के नाम कहाँ लिखेंगे, नीचे। वचन के 2 भेद होते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, विवरण चिन्ह लगा देंगे और नीचे उसके फिर भेदों के नाम लिख देंगे। एक होता है रेखांकन चिन्ह या रेखांकित चिन्ह। रेखांकन या रेखांकित, रेखांकित भी लिखा आता है तो समझ में नहीं आता है। जब वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है।